चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। डायरेक्टर के अंदर अभी हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, डायरेक्टर इंट्रोडक्शन एंड टाइप। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए जोर से, एक बार और। चलो अब जरा ध्यान से सुनो। इस चैप्टर के अंदर हम डायरेक्टर का इंट्रो एंड टाइप पढ़ रहे हैं। थोड़ा स्पीड में हम कहां पहुंच गए हैं? टाइप पे। टाइप में हमने विमेन डायरेक्टर पढ़ लिया, रेजिडेंट डायरेक्टर पढ़ लिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन खत्म हो चुका है ना। और अभी कहां से पढ़ना एग्जैक्टली? हमें पढ़ना है कहां से कहां से कहां से कहां से, यहां से, है ना। चलो एक बार हेडिंग बोलो। जो बच्चा बात कर रहा है मुश्किलों से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा वो फिर, ठीक है। चलिए मुश्किलों से इंडिपेंडेंट रहना, फोकस्ड रहिए। आइए हेडिंग बोलो फिर से। चलिए आइए, अगर आपको याद होगा तो जब हम लोग 149 सबसेक्शन 6 पढ़ रहे थे तो उसमें लास्ट में जाके बोला था कि रूल नंबर 5 में भी कुछ क्वालिफिकेशंस बताए गए हैं, वो भी आप में होने चाहिए। और देखो वो सुनहरा पल आ गया, रूल नंबर 5 आ गया। आ गया ना, देखो आ गया ना रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बड़ा जनरल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास अप्रोप्रिएट स्किल्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। किस फील्ड में? फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल और अदर डिसिप्लिन जो कंपनी के बिजनेस से जुड़ा हुआ हो। तो बड़ा ही जनरल बात बोला है, कोई स्पेसिफिक तो बोला नहीं, है ना। कि सीधी सी बात, आप कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगे तो कंपनी के बिजनेस से जुड़ा हुआ आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये किसको सेटिस्फाई होना चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर सरकारी कंपनी है तो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, यही है ना। तो नॉर्मल सा। अब आइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी अमेंडमेंट है। पहले जरा बोलो तो रूल का नाम। चलिए सुनिए, अब होता क्या है, इधर देखो सारे बच्चे, देखो इधर देखो। अब होता क्या है, आजकल बनने लगा है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आपको बनना है, क्या बनना है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कैसे सब कुछ होता है, आइए। एक यहां बनेगा डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या बनेगा? डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब सुनना पहले, मैं फिर बाद में सब लाइन बाय लाइन मैच करा दूंगा, ठीक है। अब बोलोगे सर ये डेटा बैंक कौन बनाएगा? डेटा बैंक का मतलब कि भारत में, सुनो इधर देखो आप पहले, एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इतने ज़्यादा फिल्टर्ड होके आते हैं, इसका मतलब कंपनी अपने जान पहचान के लोगों को तो नहीं बना पाएगी, क्योंकि जहां वो जान पहचान के लोगों को उठाएगी वो कहीं ना कहीं 149 सबसेक्शन 6 में फंस जाएगा कहीं ना कहीं। नहीं समझे? आपने देखा था 149 सबसेक्शन 6 कितना ज़्यादा वो था, क्या चीज़, हाँ, कितना ज़्यादा भयंकर फिल्ट्रेशन था। अब जरा बताओ, इतना भयंकर फिल्ट्रेशन में जान पहचान का तो मिलने सरा, लोग डायरेक्टर किसको बनाते हैं? जनरली जान पहचान के लोग। अब जहां जान पहचान का लोग करोगे इंडिपेंडेंट ही नहीं होगा। तो फिर कंपनीज को मुश्किल होने लगा। कंपनीज को क्या होने लगा? मुश्किल होने लगा। किस बात का मुश्किल होने लगा? कि सर हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिल ही नहीं रहे। अब हमारे जितने सगे संबंधी जान पहचान के हैं सब फंस जाता है 149 सबसेक्शन 6 के अंदर। तो साहब अब हम कहाँ से लाएं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पैदा थोड़ी करेंगे, नहीं समझे आप। तो बड़ा झंझट फंस गया। तो सरकार ने उसका व्यवस्था किया। क्या किया? व्यवस्था। कैसे अरेंजमेंट किया? एक बनाया डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इसमें क्या है, भारत के अंदर कोई भी आदमी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट होना चाहता है तो वो अपना नाम इस डेटा बैंक में इंक्लूड करवा ले। क्या करवा ले? इंक्लूड करवा ले। अगर आपका नाम, तो द पर्सन, बोलो, विलिंग टू अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोई भी पर्सन अगर वो विलिंग है, विलिंग का मतलब अगर वो चाहता है, क्या चाहता है? कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना किसी भी कंपनी में, तो वो अपना नाम इस डेटा बैंक में जुड़वा ले। अब होगा क्या, जब भी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होगा तो इस डेटा बैंक में से वो नाम निकालेंगे। अब डेटा बैंक में हो सकता है 1 लाख आदमी ने अपना नाम इंक्लूड करवाया हो, उस 1 लाख में वो फिल्टर करते हैं। जैसे तुमने अपने रिज्यूमे में लिखा है कि हम स्टील सेक्टर के हैं, तो स्टील हो गया, तो कोई स्टील वाली कंपनी होगी तो जहाँ स्टील सर्च मारेगी तुम्हारा रिज्यूमे आ जाएगा उसके पास। फिर वो तुमको बुलाएंगे,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। अगर इंटरव्यू में तुम ठीक ठाक निकल गए तो तुम बन जाओगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो जैसे कैसे होता है आजकल डेटा बैंक कितना ज़्यादा बनने लगा आजकल। अब शादी.com है देखो, जीवनसाथी.com है, ये सब डेटा बैंक ही है ना। यहाँ पे जो एलिजिबल है ना कैंडिडेट, मतलब क्या नौकरी मिलना हुआ कैंडिडेट है ना, जो ग्रूम और ब्राइड है ना, वो अपना नाम वहाँ डालते हैं। तुम लोग का भी फोटो देखा है मैंने वहाँ पे, है ना, तुम लोग का भी फोटो है। और सुनो ना, सुनो, तुम लोग का फोटो है उसमें, हाँ मैंने देखा है। और उसमें तुम लोगों ने अपने नाम के नीचे कंपनी सेक्रेटरी लिखा हुआ है, तो मुझे सब मालूम है। और इनकम में तुम लोग दिखा रहे हो 40 लाख रुपया पर ईयर कमा रहे हो, तुम सब देख लिया मैंने तुम लोग का। तुम लोग हो नहीं, तुम लोग का है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई लड़का शादी करने के लिए तैयार होता है तो वो जीवनसाथी.com पे अपने लिए क्या खोजता है, ब्राइड, ग्रूम नहीं, क्या खोजेगा, ब्राइड। ठीक है। अब जैसे ब्राइड में वो फिल्टर में डाला कि दिल्ली, यूपी, बिहार, इस 3 जगह की लड़की चलेगी मान लीजिए, तो उसने सुनो क्या हो गया, सबको लग रहा है मैं अपना बता रहा हूँ। अरे यार ऐसा नहीं, तुम लोग के लिए बोल रहा हूँ। तो सुनो, वो फिल्टर्ड होके आ जाती है। उसके बाद आपस में लिखा कि CS बैकग्राउंड की हो तो ज़्यादा अच्छा है, या CA बैकग्राउंड की हो, CW बैकग्राउंड की हो, CA तो नहीं, सुनिए आप, तो वो भी फिल्टर होके चलाता। सुनो तो पहले, तुम लोग के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि आपके घर वाले बात करते हैं, फिर बातचीत होती है। आजकल तो ऑनलाइन कॉलिंग भी शायद शुरू कर दिया है ये लोग, कि आप बात भी कर, वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं आप। ठीक है, सुनो उसके बाद आप सैटरडे संडे कहीं जाते हैं तो आप सुनो अरे सुनो तो, आप मिल के आते हैं। अरे सुनो यार, तो वो इंटरव्यू हुआ, क्या हुआ, इंटरव्यू। अगर वो इंटरव्यू में सक्सेसफुल रहा तो बात आगे बढ़ती। तो ऐसे ही ये है यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटा बैंक। क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटा बैंक। चलिए आइए इधर देखो, सुनो, फेक आईडी सब नहीं है। अपनी 2 सिस्टर की शादी की है मैंने, तो ये सारा प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है, देखते ही हैं। आइए, IICA का नाम सुने हो तुम लोग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वही इंस्टीट्यूट है, मतलब यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट वर्ड लिखे तो इंस्टीट्यूट का मतलब कौन है, IICA। अभी IICA कौन है सो सुनो, ये मत समझना कि लगता है चौथा इंस्टीट्यूट आ गया, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। IICA के बारे में तुम लोग को शुरू में बताया था, ये MCA का थिंक टैंक है। क्या है, MCA का थिंक टैंक। आप मानेसर जानते हैं, मानेसर, गुड़गांव के आगे बढ़ेंगे तो मानेसर है, वहाँ पे बहुत बड़ा बिल्डिंग है IICA का। तो IICA कुछ नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ही एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो उन्हीं को ये काम दिया गया है, क्या बनाने के लिए, डेटा बैंक। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले बताओ। तो ऐसे होता है। अब इन लोगों ने क्या किया, एक्चुअली हुआ क्या, कुछ लोगों ने, जहाँ ये हुआ ना कि डेटा बैंक खोल रहे हैं, आप अपना नाम डलवा सकते हैं, तो ऐरा गैरा नत्थु गैरा सब अपना नाम देने लगा। अब इससे क्या होता था कि बड़ा दिक्कत होने लगा। तो इन लोगों ने ना इसमें एक डाल दिया, टेस्ट एग्जाम डाल दिया, कि जिस दिन आपने अपना नाम इसमें डाला उससे 1 साल के अंदर आपको एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना पड़ेगा। ऑनलाइन होता है, अगर आप पास कर गए तो आपका नाम रहेगा इसमें, लेकिन अगर फेल कर गए तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। तो आजकल एग्जाम भी लेते हैं ये लोग। एग्जाम पास करोगे तो तुम्हारा नाम इसमें रहेगा, एग्जाम पास नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम हटा दिया जाएगा। पहले ये सब समझ में आया। तो मान लो तुम किसी कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी हो और उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, तुम सबसे पहले कहाँ जाओगे, डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अपने पसंद के डायरेक्टर का नाम वहाँ से उठाओगे, बोर्ड मीटिंग होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में अगर सब कुछ अच्छा लगा तो BR पास होगा, फिर वही नाम शेयर होल्डर के सामने रखा जाएगा बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, और SR पास हो गया तो दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख। चलो अब देखो लाइन बाय लाइन। आइए, सबसे पहले कोई भी ऐसा पर्सन जो एलिजिबल है और विलिंग है क्या बनने के लिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सबसे पहले उसको अपना नाम कहाँ डलवाना है, बोलो कहाँ, डेटा बैंक। कहाँ, डेटा बैंक में। ठीक है, इंक्लूजन या रिन्यूअल। अब बोलो सर रिन्यूअल कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारा नाम चढ़ेगा ना वो कुछ पीरियड के लिए होता है, तो पीरियड खत्म होने के बाद फिर से रीन्यू कराना पड़ेगा, है ना। आइए आगे चलते हैं। अब देखो कौन कौन पीरियड होता है। आप 1 साल के लिए नाम डलवा सकते हो, 5 साल के लिए और लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, लाइफ टाइम हुआ तो रिन्यूअल की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 साल 5 साल है तो
तो रिन्यूअल की जरूरत है। 1 साल वाले का हर साल पे और 5 साल वाले का हर 5 साल। कोई दिक्कत? आइए, अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कोई भी आदमी जो डायरेक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया है या बनना चाहता है उसके लिए था, लेकिन किसी को, जैसे तुम लोग हो, क्लास में बैठा हुआ स्टूडेंट है और उसको ऐसा लगता है कि हमें तो कोई कंपनी ने बुलाया नहीं है, तुम में से किसी को बुलाया किसी कंपनी ने आईटी बनने के लिए? नहीं। लेकिन क्या अपने मर्जी से भी तुम नाम डलवा सकते हो इसमें, कि नाम डाल देते हैं, देखते हैं कोई बुला ले तो अच्छा ही है? बोलो, हो एकदम पक्का। देखो किस्मत किसका कहाँ ले जाए क्या पता। मालूम चला किसी ने अपना फोटो डाला, उसमें रिज्यूमे डाला, फोटो में इतना सुंदर, इतनी सुंदर कि वह डायरेक्टर सब देख के पागल हो रहा है ना, और कह रहा है कि आप प्लीज इंडिपेंडेंट नहीं, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनिए। क्या बनिए? डेली आइए आप। बोलो, ऐसा भी हो सकता है। तो समय पलटते हुए टाइम लगता नहीं है कि नहीं? आइए अगला। अच्छा एक बात बताओ, अब हम पढ़ते हैं रिन्यूअल। रिन्यूअल है ना ये, चलो। अच्छा तुम्हें 1 साल वाला था तो 1 साल, 5 साल वाला था तो 5 साल, लाइफ टाइम वाले को जरूरी नहीं है। याद रखना, जिस दिन तुम्हारा एक्सपायर कर रहा है डेट, उससे कितने दिन के अंदर? 30 दिन पहले, 30 दिन पहले आपको रिन्यू करा लेना पड़ेगा। अब बोला सर लाइफ टाइम भी तो लिखा हुआ है। देखो ये लोग कितना बेवकूफ़ है, लॉ लिखते समय समझता नहीं है। लाइफ टाइम लिख दिया, बाद में नीचे दे दिया लाइफ टाइम वाले को जरूरी नहीं है। मतलब लॉ लिखते लिखते लोग को समझ में नहीं आया कि लाइफ टाइम लिखना नहीं है। एक्चुअली ऐसा भी नहीं है। देखो बचपन में तुम लोग पढ़ाया था, लेजिस्लेचर डज नॉट मेक मिस्टेक, है ना। ये अगर लाइफ टाइम नहीं लिखते ना तो तुम कंफ्यूज हो जाते, सर लाइफ टाइम वाले का क्या होगा, लाइफ टाइम वाले का क्या होगा। इसलिए एक बार लिख के फिर नीचे लिख दिया, जरूरी नहीं, कम से कम कंफ्यूजन तो दूर कर दिया। नहीं तो पहले लाइफ टाइम भी लिख दिया, लास्ट में जाके क्या लिख दिया प्रोवाइजो में, कि लाइफ टाइम वाले को रिन्यूअल की जरूरत नहीं है। अगर रिन्यूअल की जरूरत है तो लाइफ टाइम कहाँ हुआ, है कि नहीं। चलिए आगे चले गया। अब देख लो, अब सिर्फ नाम इंक्लूड करा देने से तुम्हारा नाम अवेलेबल हो जाएगा कंपनी को, कि पास करना पड़ेगा एग्जाम? एग्जाम का नाम बताओ। ओपीएसटी। अब क्या पास करना पड़ेगा? ओपीएसटी पास करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 1 साल। 1 साल कहां से गिनोगे? जिस दिन तुम्हारा नाम इंक्लूड हुआ है। और एग्जाम में बस सीएस के बच्चों की तरह फेल कर गए हैं। मेरा मानना कि फेल का अगर सिनोनिम्स लिखा जाए ना तो सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, ये 3 इंस्टीट्यूट की एग्जाम इज सिनोनिमस टू फेल। तो ज़्यादातर तो फेल ही करता है। मैं जानता हूं कि तुम फेल नहीं करोगे, तुम जरूर पास करोगे, पर अगर परसेंटेज आप देखें तो तीनों ही इंस्टीट्यूट का हालत वही है। सबसे ज़्यादा फेल कराने वाला तो यही 3 इंस्टीट्यूट है। हाँ यूपीएससी को जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा। अगर ये चारों इंस्टीट्यूट को जोड़ दें तो भारत में फेलियर का जो मिसाल है इन्हीं 3 लोगों ने तो खड़ा किया है। अच्छा कुछ लोग मैं देखता हूँ इसमें भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं हम लोगों को। जैसे आप बोलोगे ना कि हम सीएस कर रहे हैं, बहुत टफ कोर्स है, ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो क्या बोलेंगे मालूम है, तुम्हारे में कितना परसेंट रिजल्ट है? तो मैंने बोला 10%, 8% का। 8% रिजल्ट है तुम्हारे। मैंने कहा तो और इससे कम कहाँ है ना। तो बोलते हैं आप देखिए सरकारी नौकरी को देखिए, सरकारी नौकरी में करोड़ों लोग बैठते हैं, अब पास करता है 0.1%। हम कहे करोड़ों का क्वालिटी भी तो देख लीजिए। शादी कर रहा है उसी दिन जाके एग्जाम दे रहा है? हनीमून पे गया उधर ही जाके एग्जाम दे दिया। नहीं आप पहले फोकस भी तो देखिए। सीए, सीएस, सीडब्ल्यू का बच्चा जितना फोकस होकर पढ़ाई कर रहा है तो भी फेल कर जा रहा है। और वहाँ कोई एक बात है, सरकारी नौकरी वाले जितने पढ़ाई करते हो उसका हालत देखे हो, उसका स्टैंडर्ड देखे हो तुम? कहीं से भी सीएस, सीएस के स्टैंडर्ड को मैच करता है वो लोग? बुरा मत मानिएगा लेकिन सच्चाई यही है। जो कुछ नहीं करता वो सरकारी नौकरी का तैयारी करता है कि नहीं? आप उसे पूछेंगे कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो नहीं, तो क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाद में बोल दिया सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा हूँ। अरे भाई फोकस भी तो नहीं है आपका। आज सीएस का बच्चा चला जाए सरकारी नौकरी की तैयारी में, तुरंत सेलेक्ट हो जाएगा वो। अरे सही बोल रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। मेरे एक स्टूडेंट थी यहाँ पे, वो सीएस उससे नहीं हो पाया, फाइनली नहीं हो पाया, तो चली गई बैंक पीओ के एग्जाम में, और एक बार में उसका बैंक पीओ निकल गया। मुझे आके बताई कि सर देखिए मेरा बैंक पीओ निकल गया। मैंने कहा क्या स्टैंडर्ड है वहाँ का? सर का कुछ स्टैंडर्ड नहीं, सीएस के सामने तो कुछ नहीं है सर। जितना बच्चा सीएस पे दम लगाता है उतना में तो बन के तैयार हो जाएगा उधर। लेकिन फिर वही है, बताया था एक कहानी, बैंक पीओ का क्या स्केल होता है और सीएस का क्या स्केल होता है। कुछ लोग तो अभी उठ के जा रहे हैं, तो जा रहे हैं सर, है ना, कर बैंक पीओ ही बन जाए, कम से कम इतना काम तो हो। एक्चुअली आप समझिए वो बच्ची पढ़ने में बहुत तेज थी, किसी वजह से नहीं हो पा रहा था।
तो जाके उधर तुरंत पास हो गए। तो उसने बोला कि बैंक पीओ और सीएस के एग्जाम में सीएस का एग्जाम ज़्यादा टफ है। वो तो है ही, कहाँ कौन बैंक पीओ के एग्जाम में 9-9 घंटे का क्लास चलता है और 9-9 घंटे तक बच्चा पढ़ता रहता है कि नहीं। उन लोगों का तो टीचर सब देखता हूँ मैं उस पर यूट्यूब पे झगड़ा करता रहता है कि तू पास हो जाएगा तो तुझे वो दूंगा, थार दूंगा, एक बोलता है मर्सिडीज दूंगा, और ये कह रहा है कि नहीं मेरे यहाँ से पास हुआ, मेरे यहाँ से मारपीट कर रहा है। वो टीचर लगता भी है, टीचर का ग्रेविटी होता है दुनिया में, एकदम ग्रेविटी खो दिया है ये लोग ऑनलाइन जब से हुआ है। मैं तो देखता रहता हूँ, कॉमेडी लगता है मुझे। सीएस का अलग है भाई, सीएस सब तो ब्रांडेड है ना। टॉप बच्चा, जो टॉप क्रीम बच्चा होता है क्लास का, वो सीएस करता है। तुम ही लोग के स्कूल में, जो तुम लोग कॉमर्स वाले हो ना, कॉमर्स में 12th में जितने बच्चे होंगे उसमें से कुछ ही सीएस में आया होगा, बाकी तो सब भाग गया होगा। और जो कुछ ही आया वो तुम लोग हो, तो तुम लोग क्रीम हो। क्या हो? ऊपर से जो नहीं निकालते दूध के ऊपर से, वो क्रीम हो, और वो लोग बाकी दूध है ना, उनका छाछ बन जाएगा, तुम घी बनोगे। क्या बनोगे? घी। और ज्यादा महंगा कौन होता है, छाछ या घी? तो देख लो भाई, छाछ बनना है या घी, है कि नहीं। चलिए, अच्छा कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऐसी बातें कर रहे हैं, अभी मजा आएगा। देखो ये पढ़ रहे हैं, देखना सीएस का कितना इज्जत है। आइए, अभी मैंने बोला एग्जाम देना पड़ेगा, सबको एग्जाम देना पड़ेगा। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है सबको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम पास भी करना पड़ेगा। आइए, कुछ लोगों को नहीं देना पड़ेगा एग्जाम, एग्जेम्प्टेड। हम लोग देखो इसी में आएंगे, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है हम लोग। आइए, एग्जेम्प्टेड में कौन कौन लोग हैं, इधर देखिए। अगर आप सुनिए, अगर आप यहां देखो लिखा हो ना साहब, प्रोवाइडेड दैट इंडिविजुअल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पास द, क्या एग्जाम का नाम क्या रखा था मैंने, ओपीएसटी। ओपीएसटी इनको पास करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन है? आइए, ए है, बी है, देखो तो अगले पेज पर सी है क्या, कि बी, ए बी तक ही है? नहीं नहीं, और भी होगा, एक और भी है, नहीं है तो कोई बात नहीं, रुको रुको, मैं खोज दूंगा, कोई बात नहीं, है ना। सीएस वाला होगा एक। अच्छा, इसी बी के नीचे है, अच्छा ठीक है। आ जाओ आ जाओ, इधर देखो, इसको अच्छे से समझ लेना। 3 कंपनी का नाम ले रहा हूं मैं, पहले कंपनी का नाम बोलो। दूसरे कंपनी में अनलिस्टेड है, लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, तो ये केएमपी वाला सेक्शन लगता है ऐसी कंपनी पे। और ये हो गया तुम्हारा बॉडी कॉर्पोरेट, यहां तक तो कंपनी चल रही थी, और यहां पे क्या आ गया, नॉर्मल बॉडी कॉर्पोरेट, बशर्ते वो लिस्टेड है। एलआईसी, बताओ एलआईसी 1 2 3 में कौन है, एबीसी में कौन है, एलआईसी सी है। तो बोला सर ए है लिस्टेड, अरे लिस्टेड पब्लिक कंपनी वर्ड है, एलआईसी कंपनी थोड़ी है, एलआईसी मात्र एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बताओ, ये 3 का नाम लिया मैंने, बोलो कौन कौन। एक तो लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी में सिर्फ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, और सी में लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब ऐसे एंटिटी जो लिस्टेड तो हैं पर वो कंपनी नहीं है। इन तीनों में अगर तुम क्या रहे हो, डायरेक्टर रहे हो, क्या रहे हो, डायरेक्टर या केएमपी, कितने साल तक, 10 साल तक, तो फिर आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई, है? 10 साल में तो लोग शादी का एक्सपीरियंस लेके डिवोर्स कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं? तुम लोग तो नहीं करोगे ऐसा? ऐसा पहले शादी तो कर लें। आइए, दूसरा बी पॉइंट सुनिए, इस बार सरकारी लोग, इधर देखिए, सरकारी लोग आओ। आप मालूम चला कौन से पोजीशन पे थे, डायरेक्टर या उसके इक्विवेलेंट या उसके अभव, डायरेक्टर के इक्विवेलेंट या डायरेक्टर के अभव। कहां थे आप डायरेक्टर? हम किसी मंत्रालय में थे या डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और सिर्फ इतना ही होने से हो जाएगा, या हम ये भी देखेंगे कि एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं, कौन से मैटर में, कॉमर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री, पब्लिक एंटरप्राइजेस या सरकारी कंपनी, स्टैचुरी कॉर्पोरेशंस, इन सब के बारे में अगर आपको एक बढ़िया क्या चीज़ है, एक्सपीरियंस है, तो आपको भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इन लोग को एग्जाम कर दिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि अगर 10 साल से केएमपी हैं तो आपको जरूरी नहीं है, तो कोई आदमी 5 ही साल पे आ गया, बोला हम 2 जगह केएमपी थे, 5-5 साल दोनों का काउंट होगा? कहा सर 2 कंपनी में केएमपी हैं तो दोनों का 5-5 साल जोड़ के 10 साल हो गए। हो जाएगा? 5 ही साल में तुम पहुंच गए, अब बोले सर 2 कंपनी में है तो 5-5 साल हो गया। ऐसे तो तुम 10 कंपनी में रहोगे तो 1 ही साल में पहुंच जाओगे। जरा पढ़ के देखो तो, जब कैलकुलेशन करोगे 10 साल का,
तो तुम ये कह सकते हो कि 2 और मोर कंपनीज या 2 और मोर बॉडी कॉर्पोरेट एट द सेम टाइम है, तो इसको आप गिन लीजिए दोनों को अलग अलग, या ओनली वंस गिनेगा, तो इसका मतलब 10 साल तो निकलना पड़ेगा, 10 साल तो जाएगा जगह। ऐसे में तो कहेगा कि 5 कंपनी में तो 2 ही साल में 10 साल हो गया, नहीं हो गया? अरे यार ये क्या मतलब होता है यार, 10 साल तो पूरा नॉर्मल गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, याद रहेगा। चलो जी, अब आइए आगे, कुछ और भी लोग हैं, तुम इसको चाहो तो क्या बना सकते हो, सी पॉइंट बना सकते हो। तो कितने कैटेगरी हैं, 3। पहला में तो था तुम केएमपी डायरेक्टर 10 साल, दूसरे में तुम मंत्रालय सब में क्या रहे हो, डायरेक्टर, अच्छा उसमें भी लिखा 10 साल या उसमें कुछ नहीं लिखा है? बी में कुछ नहीं, आप डायरेक्टर उक्टर का जो पोजीशन सब आईएएस ऑफिसर सबका होता है, और लॉ कौन लिखता है, सब आईएएस ऑफिसर सब, तो अपना फेवर तो कर ही लेता है ये लोग, कर लिया ना मतलब सीएस के लिए 10 साल चाहिए और इनके लिए कुछ नहीं, डायरेक्टर के पोस्ट पे पहुंच गए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। आइए फॉलोइंग इंडिविजुअल, इनके लिए भी कितना साल, 10 साल। अगर आप क्या रहे हैं, एडवोकेट रहे हैं या क्या रहे हैं उसके बाद क्या रहे हैं पता नहीं पानी पीना रुको, नहीं पता नहीं कुछ दिक्कत, आप देखो, हाँ क्या रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी, है ना। तो अगर इन 1 2 3 4 में से आप कुछ भी रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एडवोकेट तो हमेशा ही प्रैक्टिसिंग होता है, मालूम है ना। तो नौकरी वाला सीएस या प्रैक्टिस वाला, अच्छा नौकरी वाला सीएस तो ए पॉइंट में आ चुका है, कैसे, केएमपी, है ना, प्रैक्टिस वाला सीएस इधर आया। तो 10 साल का प्रैक्टिस, मेरा 10 साल हो गया, अब जून में होने वाला है। जरा देखो तो मेरा मेंबरशिप सर्टिफिकेट का क्या डेट है, देखो तो जरा, मेंबरशिप सर्टिफिकेट में क्या डेट आ रहा है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप पे देखना, प्रैक्टिस वाले पे मत देखना। यहीं बैठे बैठे देख लो, बादशाह वाला चश्मा है क्या तुम लोग के पास, नहीं मिला, क्या डेट आ रहा है देखो तो, अरे थोड़ा बॉडी को हिला के थोड़ा चल के देख लो भाई, चल ही नहीं पा रहा है कोई। नहीं सितंबर हो ही नहीं सकता, मेरा सितंबर में नहीं है मेंबरशिप, देखो ना सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप है, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप का, या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देख रही हो, मेंबरशिप सर्टिफिकेट जुलाई का दिखा रहा है, तो जुलाई में, तो जुलाई में मेरा 10 साल हो जाएगा, 2013 से 2023। उसका एक सोच रहा हूं कि फंक्शन करूंगा, क्या करूं कि नहीं करूं, कौन ना बोलेगा, कहेगा फंक्शन कीजिए पहला, दूसरा हमें बुलाइए, ये दूसरा, और तीसरा खाने का उत्तम प्रबंध कीजिए, ये हुआ तीसरा, और चौथा ये है कि सुबह से शाम तक का कीजिए, और पांचवा आने जाने ले जाने का भी प्रबंध कीजिए, हैं? अच्छा करूं फंक्शन, करूं कुछ अच्छा सा एक बड़ा सा, 10 साल के, इसमें 10 साल का देखो, मैं यहां पर क्या हो जाऊंगा, एग्जेम्प्ट हो जाऊंगा, मैं शुरू से प्रैक्टिस में हूं ना, तो अभी, लेकिन अभी मैं एग्जेम्प्टेड नहीं हूं, नहीं हूं ना, अभी 10 साल नहीं हुआ ना मेरा, 10 साल 3 4 महीने के बाद हो जाएगा। चलो भाई 10 साल हो जाएगा मुझे सीएस बने हुए, देखो अजीब सी बात, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कि ये तो टाइम पीरियड अपने आप ही जाता है, इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ जिस समय मैं सीएस बना था उस समय की बात है, वो भी एक दिन था। एफ काट देना, जाओ तुम्हारा कोर्स कम हो गया, सिर्फ एफ काटो, एफ सिर्फ, रूल का तो नाम ये रहेगा ही, वो गलती से ABCD पकड़ लिया, है ना। चलिए अच्छा, इंस्टीट्यूट का मतलब यहां पर कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। और इंस्टीट्यूट को ही काम दिया गया है क्या बनाने के लिए, डेटा बैंक, कैसे पर्सन का डेटा बैंक, जो क्या बनना चाहते हैं। अच्छा ये डेटा बैंक क्या होगा, ऑनलाइन, और ये IICA के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। IICA देखा है आप लोगों ने, नहीं देखा है, अरे IICA तुमने नहीं देखा, ये ना, देखो तो यहां कहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला, देखो तो, ये देखो, फॉर रजिस्ट्रेशन विथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक, क्लिक हियर, मिला, यू सी व्हाट यू वांट टू सी, यहां ये फॉर ये देख लो, आ गया, लो ये क्लिक हुआ कि नहीं, क्या कर दिया, आज़ादी का महोत्सव कर दिया मैंने, देखो क्लिक हियर, आ गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डेटा बैंक, आ गया। सेक्शन 150 कहीं लिखा हुआ आ रहा है,
देखो तो कितने कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, कितने क्या क्या रजिस्टर्ड हैं, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रजिस्टर्ड हो गए, 21,356। इसमें वीमेन भी इतनी है, वीमेन को अलग से बताना जरूरी है इनके लिए, ठीक है। कितने लोगों ने एग्जाम पास कर लिया अभी तक? इतने लोगों ने एग्जाम पास कर लिया है, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में अगर आपको सुनना है तो सुन सकते हैं आप। Empowering businesses and protecting investors is not just a motto, but a mission for Ministry of Corporate Affairs. Role played by independent directors on corporate boards is pivotal to this mission. Independent directors should be seen as agents of change for good corporate governance. Independent directors are entrusted with responsibility to hold highest standards of accountability, transparency, and safeguarding the interests of investors. To build their capacities, Ministry of Corporate Affairs and Indian Institute of Corporate Affairs is introducing a comprehensive online data bank for all existing and aspiring independent directors. This data bank draws its origin from companies' appointment and qualification of directors, Fifth Amendment Rules 2019 commencing from 1st December 2019. As per the rules, all existing independent directors need to empanel with this data bank within 3 months of commencement of these rules. They can apply through MCA 21 website using their valid DIN or PAN or passport number. After verifying their details, MCA 21 will redirect them to data bank website, wherein they can enter their profile information including personal, educational and professional information in this data bank. Some of the information will be auto-populated from MCA 21 database. After successful registration on the data bank, there are several benefits for those who are empaneled. This data bank will provide opportunities to learn, unlearn and relearn topics of corporate governance, professional ethics and regulatory framework through online e-learning courses delivered from an integrated learning management system or LMS. The LMS has an array of e-learning courses on board essential and board practice such as business ethics, demystifying financial statements, regulatory frameworks and compliances. These courses have practical orientation. Several industry experts and bodies have put their effort together to design these courses. Through online self-assessment test, they will be able to assess their competencies and expertise on various aspects of corporate governance. That's not all. The data bank will keep them abreast with updates on regulatory frameworks, compliances, procedures, best practices and case studies. The variety of resources in the form of newsletters, reports and research and publications will lead to continuous learning. A number of reputed institutions, industry chambers and professional bodies are partners in this initiative. Companies will also be able to register themselves via MCA 21 application using their corporate identity number. They will get access to huge database of individuals willing and eligible for being appointed as independent directors. Companies will be able to search individuals based on their professional expertise, years of experience, industry domain and many other criteria. After carrying out their own due diligence, companies may appoint them as independent directors on their board. The data bank will strengthen the institution of independent directors in India through professional development. This will help them discharging their role not just in letter but also in spirit of being the catalyst of good corporate governance. पढ़ा, सुना, सब कुछ कितना बढ़िया तो बोला इसने, सब कुछ तो बता दिया। जितना देर से मैं पढ़ा रहा हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में यही चला जाता, मेरा काम बन जाता। कितना बढ़िया बोला। सबसे पहले किस इंस्टीट्यूट का नाम आया था? सबसे पहले, है ना? तो आप लोग को पता ही नहीं रहता है, कौन कौन वीडियो देखते रहते हो। आओ, ये सब भी वीडियो है इंटरनेट पे, ये सब भी तो देखा करो।
चलिए आइए। अच्छा एक बात बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए किसी कंपनी को, मैनर ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? अब तुम बताओ, अभी तो तुमने वीडियो चलाया। बस बोलो। सबसे ना सबसे पहले क्या करना है आपको, IICA के वेबसाइट पर जाके कंपनी लॉगिन, अपना लॉगिन आईडी बनाएगी, बना के वहां से क्या सर्च करेगी, एलिजिबल कैंडिडेट। उसका फिर ड्यू डिलिजेंस होगा, मतलब चेकिंग वेकिंग होगा, इंटरव्यू होगा, फिर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, फिर शेयर होल्डर के द्वारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा और वो अपॉइंट हो जाएंगे। सिंपल सा बात है ना। तो यहाँ लिख दो SR। क्या कंपनी पहले ड्यू डिलिजेंस करेगी? तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कंपनी जाएगी डेटा बैंक, फिर दूसरे नंबर पे ड्यू डिलिजेंस होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेक वेक करेगा, और तीसरे नंबर पे अगर सब कुछ सही रहा तो शेयर होल्डर अप्रूवल आ जाएगा, SR आ गया। यहाँ लिखा ही हुआ देखो यार, शुरू से SR नहीं था, बाद में SR जोड़ा गया, देख नहीं रहे हो रेड में आ रहा है। तो एक बात बताइए, अब लॉ क्या कहता है कि जब भी अपॉइंटमेंट होगा, रीअपॉइंटमेंट होगा, रिमूवल, कुछ भी होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से जुड़ा हुआ कुछ भी होगा, क्या पास है? SR। SR के बिना हो नहीं सकता, याद रहेगा। चलिए आइए अगला। बाकी याद रखना, ये पूरा का पूरा सेक्शन किसके ऊपर नहीं लगता है? सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर लगता नहीं है। चलिए अब आइए, हेडिंग बोलो। एक बात बताइए, जब भी वो अपॉइंट होगा, जब भी वो अपॉइंट होगा, उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, किस बात का? क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब कि जो 149 सबसेक्शन 6 के अंदर 6 क्राइटेरिया थे ना, वो 6 क्राइटेरिया को फुलफिल करता है या नहीं, इस बात का वो क्या देगा? एक डिक्लेरेशन। कब देगा? याद रखना, जब वो पहला बार बोर्ड मीटिंग अटेंड करेगा, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एज ए डायरेक्टर, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जब भी वो अटेंड करेगा एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वहां बता देगा कि मैं आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं और मैं 149 सबसेक्शन 6 के क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूं। उसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर के पहले बोर्ड मीटिंग में, ठीक। तीसरे, अगर उसके सर्कमस्टांसेस में चेंज आता है तो चेंज आने के बाद जो भी बोर्ड मीटिंग होगा उसमें बता देगा। तो 3 बार बताएगा, बोलो कब कब बताएगा? जब पहले बोर्ड मीटिंग में वो गया एज अ डायरेक्टर, दूसरा हर फाइनेंशियल ईयर के पहले बोर्ड मीटिंग में, और तीसरा जब भी उसके स्टेटस में चेंज वेंज आता है वो बता देगा, ठीक है। चलिए, कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बताओ तो कहां दिया गया है? शेड्यूल 4। इसके अंदर एक तरीके से गाइडेंस है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को किस ढंग से काम करना चाहिए। और अभी बता ही रहा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक कैटलिस्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, है ना। आपको याद होगा फ्लैग बेयरर है, और आपको याद होगा विशल ब्लोअर है, कभी भी कुछ भी गलती हो तो तुरंत वो हल्ला करने लगता है। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर कितने साल का होगा? मतलब एक बार अपॉइंट होगा तो कितने साल के लिए बताओ? हैं? 5 साल के लिए। कहां लिखा हुआ है? याद रखना, जब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होगा एक झटके में कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अच्छा, 5 साल खत्म हो गए, क्या उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है बाय पासिंग द SR? बोलो। पर याद रखना, रीअपॉइंटमेंट भी तुम लोग को ऑडिटर चैप्टर में भी ऐसा ही पढ़ाया था कुछ। रीअपॉइंटमेंट बस एक बार होगा, मतलब आपको 5-5 साल का 2 टर्म मिलेगा, 2 टर्म के बाद नहीं, 2 टर्म के बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लिखो। क्या है? कूलिंग ऑफ पीरियड। याद है तुम्हारे ऑडिटर में पढ़ा था ना? कूलिंग ऑफ पीरियड लगेगा कितने का? बोलो, 3 साल का। अच्छा, उस 3 साल में क्या वो कंपनी में दिखना चाहिए? किसी भी कैपेसिटी में, एकदम कंपनी से दूर हो जाना चाहिए। याद रखिएगा, किसी भी कैपेसिटी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप दिखाई देने नहीं चाहिए। मतलब ये नहीं कि मालूम चला 5 साल कंप्लीट कर लिए, फिर SR पास करके फिर 5 साल कर लिए, तो अब 10 साल हो गया, अब तो तुम 3 साल भागना है, तो कह रहा 3 साल प्यून बन जाता हूँ इस कंपनी में। कुछ भी नहीं, दूर दूर तक नहीं, कंपनी के कुत्ता के साथ भी बैठे हुए दिखाई नहीं देने चाहिए, है कि नहीं? तो मतलब इन टोटल तुम कंपनी से क्या हो जाने चाहिए? दूर। अच्छा, 3 साल के बाद वापस आ सकता है, फिर 5-5 साल का 2। यस, पढ़ाया था ना तुम लोग को ये, 5 + 5, फिर 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड, फिर 5 + 5, फिर कूलिंग ऑफ पीरियड। लेकिन 5 + 5 होने के लिए SR पास करना पड़ेगा, याद रहेगा। चलिए आगे चले। क्या इनका रिटायरमेंट बाय रोटेशन होगा? क्या कभी नहीं। बाय रोटेशन रिटायर कर जाओगे तो 5 साल कैसे हुआ? रोटेशन का मतलब तो होता है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये सब नहीं चलेगा, आएगा तो 5 साल रहेगा। याद रखना, किसी भी डायरेक्टर का टेन्योर बता देगा ना ये लोग, तो वहाँ फीफो नहीं लगता है, मतलब बाय रोटेशन नहीं लगता है। बाय रोटेशन वहाँ लगता है जहाँ टेन्योर बताया ना जाए। क्लियर? यहाँ तो बता दिया 5 साल, 5 साल तो 5 साल। रिटायरमेंट बाय रोटेशन थोड़ी होगा ये, 5 साल के बाद ही ना रिटायर करेगा।
और रिटायर कर रहा है, एसआर पास करा के तुम रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो, एक टर्म और दे सकते हो 5 साल का, लेकिन 5-5-10 होने के बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड, याद रहेगा। चलिए हेडिंग बोलो। एक बात बताइए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो लाइबल होगा, इसे कंपनी में फ्रॉड हुआ तो वो लाइबल होगा? क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो ये बोल देगा मैं तो सिर्फ 4 बोर्ड मीटिंग में आया था, अब कंपनी में फ्रॉड हुआ तो मुझे क्या पता। बोलो तुम पहले मुझे बताओ लाइबल होगा कि नहीं होगा, पहले बताइए आप। कितने लोग बोल रहे हैं लाइबल नहीं होगा, और कितने लोग बोल रहे हैं लाइबल होगा? जिंदा हैं वो लोग जो आंसर करते हैं। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, तुम समझ गए होगा नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है। मैंने क्या बोला? जिंदा हैं वो लोग जो आंसर कर रहे हैं। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, कितने लोग क्लास में ऐसे हैं जो बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाइबल होगा, और कितने लोग बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाइबल नहीं होगा? हाँ, अब काफी लोग जिंदा हुए हैं। आइए, द आंसर इज 2 लोग हैं, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक नॉन एग्जीक्यूटिव जो कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है। पर नॉन एग्जीक्यूटिव में भी उसको लेना जो कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी से जुड़ा हुआ है तो तुम कुछ नहीं कह सकते ना। जैसे क्या लिखा हुआ है, एनईडी है पर वो कंपनी का प्रमोटर है, एनईडी है पर वो केएमपी है, तो फिर किस बात का हुआ? तो एनईडी ऐसा जिसका ना तो कंपनी का प्रमोटर है ना ही केएमपी, मतलब प्योर बेचारा एनईडी है। याद रखना, ये लोग तभी लायबल होंगे जब ये प्रूफ हो जाए कि उनके नॉलेज में था, उनके थ्रू हुआ, उन्हीं के कंसेंट से हुआ, उन्हीं के कनाइवेंस से हुआ, या वो जागरूकता से काम नहीं कर रहे थे। 5 चीजें हैं, बोलो 1 2 3 4 5, बोलो 1 2 3 4 5 लिखो, लिख दिया 1 2 3 4 5। 5 चीजें प्रूफ होंगी, 5 में से कोई या 5, तभी वो लाइबल होंगे, अदरवाइज वो लाइबल नहीं होंगे। मतलब अगर ये प्रूफ हो जाए कि वो जागरूक नहीं थे, तब फ्रॉड हो गया, या उन्होंने जानबूझ के फ्रॉड करवाया, या उनको मालूम था, अब ये सब है तो आप लाइबल होंगे ना, है कि नहीं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वो लाइबल नहीं होंगे। सीधी सी बात है, वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थोड़ी है, उनका फ्रॉड से क्या मतलब है ना। चलिए अब आओ, हेडिंग बोलो जरा जोर से। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्युनरेशन मिलेगा? सिटिंग फीस अलग होता है, रेम्युनरेशन पूछ रहा हूं, है? नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, सबसे पहले इनको स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेगा। स्टॉक ऑप्शन ईसॉस होता है ना, क्यों नहीं मिलेगा? वो एम्प्लॉई को मिलता है, और ये जो सिर्फ 4 बार बोर्ड मीटिंग अटेंड करने आते हैं तो एम्प्लॉई थोड़ी है। तो क्या कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईसॉस दोगे? जो बच्चा नया नया जुड़ा कर, अच्छा सॉस नहीं देगा, चटनी कैसे खाएगा फिर? अरे ईसॉस का मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब उसके अंदर वो एम्प्लॉय के लिए है ना, और ये कभी एम्प्लॉय थोड़ी माने जाता है। अच्छा, लेकिन अब वो आ रहे हैं आपके यहाँ तो ये सब मिलेगा। ये देखो, ये तो तुम्हारा डोंट था, ये क्या था? डोंट्स। अब हम डूज में आ रहे हैं। चलो डूज में बोलता जाता हूँ। लिखा, ये 1 हो गया ना, 1 नेगेटिव था 2 से। क्या उनको फीस मिल सकता है? सिटिंग फीस लिखो, सिटिंग फीस लिखो, तो सिटिंग फीस मिलेगा ना। ठीक। तीसरा, क्या उनको रेम्बर्समेंट हो सकता है कि आप जो बोर्ड मीटिंग अदर मीटिंग अटेंड करने के लिए आए तो आपका आने जाने का खर्चा वर्चा? आप पढ़ोगे ना ये कंपनी लॉ, तो उसमें सिटिंग फीस ये लोग 1 लाख रुपया बोलता है ना, 50,000 1 लाख। आपको लगता है शाहरुख खान आपके यहाँ 4 घंटे आके रहेगा और 1 लाख रुपये में मान जाएगा? बोलो, तो क्या उसके आने जाने का खर्चा उर्चा ये सब देना पड़ेगा आपको? अब शाहरुख खान आएगा तो भाई मर्सिडीज से आएगा, उसके नीचे तो आएगा नहीं, आने जाने खर्चा वो अकेले आएगा नहीं, उसके 4 आगे 4 पीछे आएंगे, तो ये सारा खर्चा किस में आ जाएगा? रेम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस। तो ये लोग क्या करते हैं मालूम है कि फीस, सिटिंग फीस के नाम पे तो उतना ही दे पाएंगे जितना कंपनी लॉ में लिखा हुआ है, रेम्बर्समेंट के नाम पर अलग से दे देते हैं, 4 लाख 5 लाख 8 लाख जो भी है। शाहरुख खान को बोल रहा हूँ, हम लोग को नहीं। हम लोग को सिटिंग फीस दे दे, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो ये हो गया, कहां तक लिखे तुम? 2 हो गया, 3 हो गया ना, ये 3 नहीं 2 ही हुआ। अरे 3 हुआ ना, अरे 1 तो नेगेटिव था, 1 नेगेटिव 2 पॉजिटिव कर दिया, ये ना 3। नंबर 4, अच्छा एक बात बताओ, इनको कमीशन मिल सकता है अगर शेयर होल्डर अप्रूवल दे दे तो? प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, कि अब जैसे वो बोलेगा कि तुम्हारे बोर्ड मीटिंग में आता हूं, मेरे एडवाइस से तुमको इतना प्रॉफिट हुआ, कुछ तो दे दो यार।
बोलो। तो प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन अपने मन से कि शेयर होल्डर अप्रूव करेगा तब? कहां लिखा हुआ शेयर होल्डर अप्रूव करेगा तब? मेंबर, मेंबर का मतलब शेयर होल्डर। तो सुनो, 4 लाइन याद रखना हमेशा। ESOP नहीं मिलेगा, सिटिंग फीस मिलेगा, रेम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस मिलेगा, और प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन तब मिलेगा जब शेयर होल्डर अप्रूव करे। 4 चीज बोलो तुम लोग। आइए, एक प्रोवाइजर बाद में जोड़ा है ना? क्या जोड़ा है? अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट इनएडिक्वेट है तो उस केस में बोला कि तो वो भी अगर आप रेम्युनरेशन देना चाहते हैं तो शेड्यूल 5 को फॉलो कीजिए। शेड्यूल 5 1-2 दिन में आ ही जाएगा। 1-2 दिन में इसलिए आ जाएगा, चैप्टर है ना, 7 चैप्टर है ना हमारे, उसमें से एक चैप्टर है ये शेड्यूल 5 पे। तो शेड्यूल 5 सोच के छोड़ देना बस। मैनेजरियल रेम्युनरेशन पे है। किस पे है? मैनेजरियल रेम्युनरेशन। तो शेड्यूल 5 पढ़ाना है मुझे। चले आगे। तो अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट इनएडिक्वेट है तो बताओ शेड्यूल 5। चलिए जी, अब हम ये भी पढ़ लेते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर है ना, उसके बाद प्रोफेशनल डायरेक्टर, उसके बाद पीछे जो छूट गया है कि उतना ही है ना, बस खत्म हो जाएगा तुरंत। आ जाओ, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। एकदम सुनो, इधर देखो। अरे क्यों इतने परेशान से क्यों दिख रहे हो तुम लोग? क्या हो गया तुम लोगों को? हैं? गर्मी लग रही है? अभी गर्मी का ही मौसम है तो गर्मी लगेगी ना। नहीं, अलग तब होता जब ठंड के मौसम में गर्मी लगे, है कि नहीं? तो नेचुरल है, इट्स क्वाइट नेचुरल। तो भाई ठंड लग रही है, तबीयत खराब है, बोल तो दी। शांत शांत। अच्छा एक बात बताओ, हेडिंग बोलो जोर से, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट आएगा इस पे। एक बार और, एक बार और, एक बार और। ये याद रखना, इसमें शॉर्ट नोट आएगा। आएगा, लिख लो कहीं पर साइड में कि शॉर्ट नोट आएगा, और जितना मैंने लिखा है पूरा उस पे लिख देना है एग्जाम में। और बार बार तुम्हें रिमाइंड कराऊं, बहुत बच्चों का कॉपी देख रहा हूं मैं जो ICSI से निकलवा के लाए हैं, उन लोग कम लिख रहे हैं, काफी कम लिख रहे हो बच्चे, कम लिख रहे हैं। कम मत लिखना, मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ। कॉपी चेक करने वाला भी ह्यूमन बीइंग है ना? 1 पेज तो मिनिमम है हर आंसर पे, 1 पेज से कम तो लिखना पाप है, नदी किनारे सांप है। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, शांति से इधर देखो। माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी राइट्स नाम का एक चैप्टर है, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट से पहले, मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स। कहीं कहीं माइनॉरिटी के भी कुछ राइट्स होते हैं, जैसे देखो यहां पर क्या है। एक बात बताओ, जो स्मॉल शेयर होल्डर है उनका तो क्या ही औकात है कंपनी में, उनके वोट से क्या ही होने वाला है? नाम ही स्मॉल शेयर होल्डर है, तो इसका मतलब उन्होंने कम शेयर खरीदा है। आप एक बार बताओ, रिलायंस में मैंने 1000 रुपए का शेयर खरीदा और उसका पेड अप शेयर कैपिटल 8 लाख करोड़ रुपए का है, तो 8 लाख करोड़ में 1000 रुपए का शेयर वाला का वोटिंग राइट से क्या होने वाला है? तो ऐसे तो मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, ऐसे तो मेरे जैसे बहुत लोग होंगे। छोटे छोटे लोग ज्यादा होते हैं ना, लेकिन छोटे लोगों में यूनिटी नहीं बन पाता है। लेकिन मेजॉरिटी लोग 3-4 ही होंगे, पर 3-4 आपस में मिलके अपने पसंद का डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे। नहीं समझ में आया? आज रिलायंस में अंबानी फैमिली 3-4 मिलके तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो जाता होगा और अपने पसंद का डायरेक्टर अपॉइंट कर लेता है। जिसका मतलब माइनॉरिटी जो है, छोटे छोटे शेयर होल्डर, उसको तो कोई देखने वाला नहीं है। तो क्या कंपनी अगर चाहे, याद रखना ये मे में चल रहा है, पूरा सेक्शन ही मे में है, क्योंकि कंपनी दैट इज बेस्ड ऑन शेयर होल्डर डेमोक्रेसी, मेजॉरिटी जो चाहता है वही होगा। माइनॉरिटी की जो बातें कह रहे हैं, ये अगर कंपनी पसंद करे तो, क्योंकि कंपनी पर थोप दोगे तो कहा फिर डेमोक्रेसी कहाँ है, मेजॉरिटी का रूल कहाँ चल रहा है? नहीं समझा आप? तो ये वाला जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये मैंडेटरी प्रोविजन है या ऑप्शनल है? कहां लिखा हुआ ऑप्शनल? और सबसे पहले इस किसके ऊपर लगता है? अगर लिस्टेड कंपनी चाहे तो एक डायरेक्टर, बाप रे बाप, माइनॉरिटी को राइट देने में ना इन लोग का हालत खराब हुआ है। एक तो बोला सिर्फ लिस्टेड, उसमें बोला उसका मन करे, तो मन करे भी तो एक बस एक डायरेक्टर ऐसा हो सकता है जिसको इलेक्शन करते समय सिर्फ कौन वोट करे? स्मॉल शेयर होल्डर। मतलब मेजॉरिटी वाला हट जाएगा, मेजॉरिटी वाले सब हट जाएंगे और सिर्फ किसको बैठा रखेंगे? स्मॉल शेयर होल्डर्स को। आप अपने में से किसी को क्या सेलेक्ट कर लीजिए, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। अब नाम से लग रहा है वो किसका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा? स्मॉल शेयर होल्डर्स का। जब भी कंपनी की मीटिंग वीटिंग होगी, किसके बारे में बात करेगा? स्मॉल शेयर होल्डर्स के बारे में बात करेगा। लेकिन ये देख लीजिए, ये कंपनी अगर पसंद करे तो,
अगर कंपनी को ये पसंद नहीं है तो फिर नहीं। चलिए, लेकिन अगर कंपनी ने ऐसा सोच लिया है तो कैसे होगा, तो नीचे आ रहा प्रोसीजर, यहां से आ गया प्रोसीजर। बाकी स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है भाई? स्मॉल शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर है जो फेस वैल्यू वाइज, लिखो फेस वैल्यू, कैसे पता चला फेस वैल्यू? तुम लोग गजब जवाब देते हो। कहा इस पर टिक लगा दिए हैं, जब फेस वैल्यू पूछ रहे हैं तो नॉमिनल वैल्यू होगा, बात खत्म। ठीक है, फेस वैल्यू वाइज कितने का शेयर लिया बेचारा? 20,000 तक। क्या आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बढ़ा सकता है? उसको बढ़ाना चाहिए भी, 20,000 तो बहुत कम है। मुझे लगता है 40,000 तक भी स्मॉल शेयर होल्डर ही समझना चाहिए, नहीं? हाँ क्या 3 बजे के बाद और मोर भी दिखाई देता है ना? क्या लिखा है? नॉट मोर देन 20,000। तो द मैक्सिमम इज 20,000, 20,000 से ज्यादा नहीं। तो अच्छा, ऐसा हो सकता है, इधर देखो, जैसे ये कंपनी है और इस कंपनी में 1 लाइन 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन, इधर देखो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, ये हैं 5 ही लाइन। लेकिन बड़े बड़े अमीर लोग सब हैं, इनके पास अकेले 70% शेयर्स हैं। तो जानते हो, तुम लोग नाक रगड़ लोगे फिर भी तुम्हारे पसंद का एक डायरेक्टर नहीं आएगा। ये लोग जो चाहेंगे वही होगा। 70% शेयर है, सारा ओआर ये लोग पास करेगा। तो इसलिए क्या ऐसा कंपनी हो सकती है, कंपनी बहुत अच्छी है, रतन टाटा जैसे लोग हैं वहाँ, कि नहीं स्मॉल शेयर होल्डर का एक डायरेक्टर तो ऐसा हो जिसको कौन अपॉइंट करे? स्मॉल। तो ये क्या इन 5 लाइन वाले को हटा दिया जाएगा? जाओ तुम लोग बाहर जाओ, जितने स्मॉल वाले लोग हैं उन्हीं को बैठा के कहा चलो तुम अपना पसंद का एक डायरेक्टर क्या करो, सेल। तो ऐसा हो सकता है कंपनी अगर चाहे तो, और अगर चाह लिया तो होगा कैसे वो देखो। चलिए, कंपनी अपने मर्जी से शुरू हो सकती है, स्यू मोटो लिखो, क्या ये स्यू मोटो। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि शेयर होल्डर की तरफ से रिक्वेस्ट आ जाए, बोलो, ऐसा भी हो सकता है शेयर होल्डर की तरफ से रिक्वेस्ट आ जाए। कितने शेयर होल्डर रिक्वेस्ट करेंगे? स्मॉल शेयर होल्डर जितने भी हैं उसका 1/10 या 1000 स्मॉल शेयर होल्डर, विच एवर इज लेस। अब जैसे एक कंपनी में है ही 500 स्मॉल शेयर होल्डर, तो 1000 कैसे करोगे? तो 500 का 1/10 कितना हो गया? 500 का 1/10 50 हुआ ना, तो 50 लोग भी कह देंगे तो भी हो जाएगा। नहीं, अच्छा किसी कंपनी में मालूम चला 5 लाख स्मॉल शेयर होल्डर है, तो 5 लाख का तो 1/10 कितना हो जाएगा? 50,000। तो 50,000 नहीं तो फिर 1000, ठीक। वो देख लेना दोनों में से तुमको जो अच्छा लग जाए, दोनों में से जो अच्छा लग जाए। इतने लोग अगर कंपनी को रिक्वेस्ट कर दिए तो फिर कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकती है। अच्छा, स्मॉल शेयर होल्डर ऐसा चाहता है, क्या कंपनी सेक्रेटरी को अपने सपना आ जाएगा क्या? नहीं, तो उसको नोटिस देना पड़ेगा। स्मॉल शेयर होल्डर देंगे नोटिस कंपनी को, किस बात का? कि सर मीटिंग जो अभी एजीएम होने वाला मान लीजिए या जनरल मीटिंग होने वाला है, हम चाहते हैं एक रेजोल्यूशन हमारी तरफ से डाला जाए, हम चाहते हैं कि हम किसी को अपने तरफ से क्या अपॉइंट करना चाहते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। मीटिंग से कितना दिन पहले ये नोटिस कंपनी को पहुंच जाना चाहिए? जिस आदमी का नाम तुमने डाला है उस आदमी का कंसेंट होना चाहिए कि हाँ वो डायरेक्टर बनना चाहता है, बोलो। और सबसे अजीब बात, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर वही आदमी बन सकता है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करे। मतलब 149 सब सेक्शन 6 यहां लग जाएगा, है ना। अगला, अच्छा इनका अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए होगा और रीअपॉइंटमेंट होगा क्या? ना, क्योंकि अगर ज्यादा वो रह गए तो मेजॉरिटी के साथ रह के वो भी फ्रॉड करने लगेगा। इसलिए कुछ ही दिन के लिए लाओ और एकदम खूंखार लाओ। क्या लाओ? खूंखार। आइए, अच्छा सबसे अजीब बात यह है, 2 तरीके से घूस दिया जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है, लिखना मत 2 तरीके से घूस, समझा रहा हूं। 2 तरीके से घूस दिया जाता है। एक घूस ऐसे, पहले पैसा दे दिया और फिर अपना मनपसंद काम करवा लिया। ये तो यहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी को मालूम ही नहीं रहता कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कौन बनेगा। वो तो पता नहीं, उनके तरफ से किसी का भी नाम आ सकता है। अच्छा, जब वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन गया, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये सब है ना, ये गरीब लोग सब, जो ये इस साइड तो पूरे गरीब हैं, उधर ये पीछे गरीब है, ये लोग कुछ अमीर लोग थे, है ना। चलिए, इसमें से एक बच्ची, नाम बताइए, छवि को का नाम भेजा गया कि इसको स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, मतलब तुम लोगों ने छवि को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया और वोटिंग भी हो गया और ये छवि क्या बन गई? स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर बन गई। इधर देखो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन गई। अब ये मेरे सिर पे नाचती है आके हमेशा, मैं मेजॉरिटी हूं। मैं कौन हूं? मेजॉरिटी हूं। मैं तो अपने हम लोग है ना, हम लोग मेजॉरिटी लोग, अमीर लोग, हम लोग तो अपने तरीके से कंपनी चलाना चाहते हैं,
लेकिन ये बात हाँ जी चलो इधर देखो, इधर देखो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इधर देखो। छवि को बना लिया स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर और ये मेजॉरिटी को परेशान कर रही है। कैसे परेशान कर रही है? जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं ये बोलती है स्मॉल शेयर होल्डर के बारे में नहीं सोचा आपने। जब भी कुछ बोलूं गरीबों के बारे में नहीं सोचा, परेशान करके छोड़ दिए। तो अब मैं इसको घूस दे रहा हूं कि देखो एक काम करो, अभी ना तुम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो, 3 साल के लिए हो, तो 3 साल के बाद तो ऐसे भी रीअपॉइंटमेंट नहीं है, तो ज्यादा हीरोइन मत बनो, है ना। एक काम करता हूं, मेरे फेवर में आ जाओ, जैसे हम बोल रहे हैं करो, मेजॉरिटी का साथ दो। जहां तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना टेन्योर 3 साल के बाद तुम्हें कंपनी का सीईओ बना देंगे। तो बताइए अभी हम पैसा दे रहे हैं कि बाद का लालच दे रहे हैं? अब बाद का लालच देके अभी काम करवा लेंगे, नहीं समझ में आया लोग को। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा ना सुनो, अब धीरे धीरे मेच्योर हो रहे हो। और सीएस एक ऐसा कोर्स है जब घुसते हैं तो हम बच्चे रहते हैं, निकलते निकलते जवान से भी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मेच्योर बन के ही निकलोगे। जैसे जहां सीएस बने माता पिता शादी करवा देंगे तुम्हारा, ऐसी स्थिति में रहोगे तुम लोग। तो देखिए अब मेच्योर बन जाओ। आजकल आपने देखा होगा बड़ा हल्ला मचा था कुछ दिन पहले कि जज साहब को बना दिया गया राज्यपाल। तो कांग्रेस वाला ये सब हल्ला करने लगा कि आप अगर जज को बनाएंगे गवर्नर रिटायरमेंट के बाद, तो इसका मतलब आप बाद का लालच दिखा के अपने फेवर में डिसीजन लेते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे अभी जो जज बीजेपी के फेवर में डिसीजन देगा, तो बीजेपी जब तक वो जज है घूस तो खिला नहीं सकता, लेकिन बीजेपी ये कर सकता है कि अगर उसके फेवर में डिसीजन दे दिया तो जहां जज साहब रिटायर होंगे उसको क्या बना देगा, कहीं का गवर्नर। नहीं समझे? कहीं का क्या बना देगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो बाद के लालच के चक्कर में अभी आदमी बायस्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो यही चीज होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए ये चीज। अरे बताइए जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए भाई। जुडिशियरी अगर इंडिपेंडेंट ना रहा और एग्जीक्यूटिव के हिसाब से काम किया, हमारे सारे फंडामेंटल राइट गए। फिर पर आता ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो आइए इधर, यहां साफ साफ लिख दिया, देखो यहां पे आप एक बार, देखो इधर, आप एक बार आपकी नौकरी गई ना, 3 साल के बाद गई ना, तो अगले 3 साल तक भी आप कंपनी में किसी भी कैपेसिटी में दिखाई देने नहीं चाहिए। तो कहा सर 3 साल के बाद दे देगा, इतना इंतजार कोई नहीं करता घूस के लिए, समझे? वो कहीं और सेट हो जाएगा जाके। तो अगले 3 साल तक भी तुम दिखाई देने नहीं चाहिए। तो रिटायरमेंट के बाद अगले 3 साल तक तुम कंपनी में दिखाई देने नहीं चाहिए, किसी भी कैपेसिटी में नहीं, प्यून भी नहीं बन पाओगे। अगला, क्या इसका भी रिटायरमेंट बाय रोटेशन होगा? जब बता दिया, जब 3 साल मुंह खोल के बोल दिया तो 3 साल के बाद ही रिटायर होगा ना वो, तो रिटायरमेंट बाय रोटेशन कैसे हो जाएगा? अगला, एक आदमी एक समय में कितने कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है? मैक्सिमम 2। और उसमें भी जो 2 है वो दोनों कंपनी का एक दूसरे से बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहिए। अच्छा ऐसा हो सकता है जैसे छवि एयरटेल में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है और आईटीसी में भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, चलेगा? आईटीसी एफएमसीजी है और एयरटेल क्या है, टेलकम है। लेकिन टेलकम और जियो दोनों में रहेगी तो नहीं। ऐसे तो उधर का बात उधर जाकर बताएगी, उसका बात इधर जाकर बताएगी, तो ये पॉसिबल नहीं। तो मैक्सिमम 2 कंपनी में। अच्छा बाकी इसको डायरेक्टर मानेंगे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस? यस। क्या ये गिनती में आएंगे? बोलो, एक कंपनी एक समय में कितने डायरेक्टर रख सकती है? क्या बोल रहे हो? एक कंपनी एक समय में कितने डायरेक्टर रख सकती है? 15 ना? 15 से ज्यादा तो नहीं। 15 से ज्यादा एसआर पास करके जनरली पूछ रहा हूं, 15 ही ना? क्या ये 15 में काउंट होगा? ये बोला तो
स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल बी ट्रीटेड एज अ डायरेक्टर, सारे पर्पस के लिए वो डायरेक्टर माना जाएगा। सिर्फ ये जो स्पेशल चीजें थी बस नहीं, बाकी वो डायरेक्टर माना जाएगा, बाकी हर चीज में गिनती उनती में वो आएगा। ठीक है जी, अब आ जाओ लास्ट, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, खत्म ही है। प्रोफेशनल डायरेक्टर, सुनिए इधर देखिए, कहा अच्छा एग्जीक्यूटिव के बाद प्रोफेशनल डायरेक्टर, ना ना वो नहीं, प्रोफेशनल डायरेक्टर का कोई डेफिनेशन है ही नहीं, तो जब नहीं है तो पढ़ा क्यों रहा है। एग्जाम में एक बार आ गया था शॉर्ट नोट, तो मैंने डाल दिया। तो प्रोफेशनल डायरेक्टर कौन होगा, मुझे लगता है ये लोग होल टाइम डायरेक्टर को ही बोलता है। प्रोफेशनल का मतलब जो डिपार्टमेंट आप संभाल रहे हैं उस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, उस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे अगर सीएस डायरेक्टर लीगल बने तो प्रोफेशनल डायरेक्टर है, नहीं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डायरेक्टर फाइनेंस बने तो प्रोफेशनल डायरेक्टर है, नहीं। तो आप जिस काम को करने जा रहे हैं उस काम से जुड़ा हुआ अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तो यू विल बी टर्म्ड एज प्रोफेशनल डायरेक्टर। देखो यहाँ लिखा है प्रोफेशनल कौन होता है भाई, तो एक ऐसा पर्सन है जो किसी प्रोफेशन को बिलोंग करे और वो कॉम्पिटेंट हो, स्किल्ड हो इन अ पार्टिकुलर एक्टिविटी ओनली। अब जैसे सीएस है तो सिर्फ लॉ, सीए है तो सिर्फ अकाउंट्स टैक्स, सीडब्ल्यू है तो पता कर रहा हूं। ठीक है बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही पहले बताइए। अच्छा इसका अलग अलग मतलब है, जैसे आप कोई मेडिकल कंपनी है, कौन कंपनी है, हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल मालूम है लिस्टेड कंपनी है अपोलो हॉस्पिटल जो है वो क्या है, लिस्टेड कंपनी है। तो अपोलो हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे जो डॉक्टर होगा वही डायरेक्टर बनता होगा। अरे वो लोग क्या डिस्कस करता होगा बोर्ड मीटिंग में, एक नया हॉस्पिटल खोलेंगे, इसमें एंजियोस्कोपी डालेंगे, अंटोपोस्क्यू डालेंगे। अब बताइए वहां पे सीएस को डायरेक्टर बनाओगे क्या, कांटिकुंपुंटुस तो क्या वो समझेगा वो। तो वहां तो मुझे लगता है उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे होते होंगे ज्यादातर डॉक्टर ही होते होंगे। तो क्या हॉस्पिटल कंपनी में डॉक्टर प्रोफेशनल डायरेक्टर हो गया, हुआ ना। अरे डॉक्टर वाला चीज वही समझेगा ना, तुम जाके पढ़ो, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर में बी ए प्रोफेशनल डायरेक्टर इन अ हॉस्पिटल कंपनी। फिल्म जो है, फिल्मी दुनिया जो है उसकी जो कंपनी होगी, उससे कंपनी में कौन, हीरो हीरोइन सभी बनता होगा क्या, डायरेक्टर। तो वहां के लिए क्या हो गया, वो प्रोफेशनल डायरेक्टर। चलिए पीछे आएंगे, कुछ लोगों को लग रहा है चैप्टर खत्म हो गया, मजा आ रहा है ना। अभी पीछे छूटा हुआ, ज्यादा नहीं छूटा हुआ, ज्यादा छूटा हुआ देखो तो बस। ओहो ये लो खत्म हो गया। कहाँ जल्दी बताओ, कहाँ पे, कहाँ नहीं मिल रहा, कहाँ। अच्छा ये चलिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं अलग है, पढ़ो तो क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में। हाँ पिछला था एक कंपनी अपने यहां कितना डायरेक्टर रह सकती है, तो 15 था। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो ये है एक आदमी एक समय में कितने कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है ना। तो सुनो इधर, मैं बड़ा बढ़िया सा चार्ट बना देता हूं, तुम देख देख के बताते रहना, आराम से आराम से आराम से आराम से। आइए चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। पर्सन एज डायरेक्टर है ना, पर्सन एज डायरेक्टर कितने कंपनी में हो सकता है ना। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। द आंसर इज मैक्सिमम 20 कंपनीज एट अ टाइम, ये ना एट अ टाइम ही है ना, देखो तो। अरे वही एट द सेम टाइम, लेकिन इस 20 में भी बहुत कहानी है। आइए इधर देखिए, इस 20 में से भी अगर कंपनी इधर देखो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, पर देखो तो होल्डिंग सब्सिडी, देखो तो पढ़ो पढ़ो। 90% बच्चा तो लाइन खींच रहा है चार्ट बनाने का, दोनों है ना। अगर प्राइवेट कंपनी है लेकिन वो क्या है, होल्डिंग है या सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी का, तो यहां उसको पब्लिक कंपनी ही समझा जाएगा। और इन दोनों में फिर 20 नहीं, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 10 कंपनी। अच्छा पूछता जाता हूं, क्या छपाई प्रोसेस चल रहा है भाई। मैंने बोला मुझे कोई बताओ देख देख के, इस सब एकदम धराधर छपाई कर रहा है। आ जाइए। अच्छा प्योरली प्राइवेट कंपनी है तो पूरा 20 चलेगा ना, ठीक। अच्छा याद रखना ऐसे है, ये नहीं कि 20 इधर से 10 इधर से, ऐसा नहीं, ऐसे तो 30 हो जाएगा। मैंने इसी का बाइफरकेशन किया है, बात समझ में आ रहा है।
अगर तुमने प्राइवेट और पब्लिक मिला के कितना कर दिया ये वाला 10, तो इधर 10 ही बचा। फिर नहीं समझ में आई चीज। मैक्सिमम टोटल 20 है, टोटल 20 में से भी बड़ी कंपनी कितनी हो सकती है? बस 10। क्लियर है जी? अच्छा, तुम एक भी पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो, एक भी प्राइवेट कंपनी भी चीज होल्डिंग सब्सिडी और पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो, सिर्फ प्राइवेट में डायरेक्टर हो, तो पूरा 20 में रह लो। पूरा 20 हुआ ना? अरे पूरा लिमिट उसी को मिल जाएगा ना फिर। लेकिन अगर तुम 5 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हो तो 15 में ही प्राइवेट, मतलब सब मिला के 20 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताओ। चलो और रुको रुको, मैं पूछता जाऊंगा, देख देख के बताना। देखो तो डोरमेंट कंपनी है तो क्या लिमिट है? नो लिमिट। तुम लाखों डोरमेंट कंपनी के डायरेक्टर बन जाओ, ऐसे ही डोरमेंट है तो बन के करोगे क्या? और बोलो, और कुछ छूट रहा है? सेक्शन 8 भी है, एप्लीकेबल नहीं है, लिखा हुआ है सेक्शन 8 कंपनी नो लिमिट। और बोलो, और कुछ है? वो चलो बस इतना ही है ना। तो पर्सन एज ए डायरेक्टर इन अनलिस्टेड कंपनी, ये लिमिट किसका निकाला मैंने? अनलिस्टेड। लिस्टेड के लिए अलग चार्ट दूंगा। उतार डालो। हाँ, गड़बड़ हो गया? क्या हो गया? वो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा अभी सिर्फ गिनती करवा रहा हूं। पब्लिक कंपनी विच इज अ होल्डिंग या सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, ये लिखा हुआ है। जब मैं पढ़ाता रहता हूं, बोलता रहता हूं, तो कहां रहते हो तुम लोग? बाद में बचा HF क्या लिखा हुआ है? कहा हम इतने ही देर में भूल जाते हैं सर। होल्डिंग और सब्सिडी। मजा तो ऐसे ही क्लास में चलता जाए, क्लास बस बच्चा सब एक एक करके बेहोश होकर गिरता रहे पीछे है। पहले तो बेहोश हो ही जाता था। 2019 से पहले मेरे हर डायरेक्टर चैप्टर में 1-2 बच्चा टपक जाता था। फिर मैं ग्लूकोज बंटवाता था। कहा ग्लूकोज बंटवाएंगे तो हम बेहोश होकर करते हैं। उस समय काफी पैसा भी था मेरे पास, अब तो नहीं, अब तो कहाँ। उस समय 600 बच्चे होते थे, 600 बच्चे ऐसे ऑनलाइन में अलग, और उस समय एक एक सीट के लिए बच्चा प्रीमियम पे सीट लेता था, समझे? प्रीमियम मैंने वो भी लाइव देखा जब प्रीमियम पे भी सीट गई है। गरीब हो गया हूं ना, ये गरीब हो गया हूं, तो ये तेज करने से बिजली बिल ज्यादा आ जाएगा। देखो, कंफर्ट एंड सक्सेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना? अगर ज्यादा कंफर्ट दे दूंगा तुम सो जाओगे क्लास में, ऐसे भी बॉडी भारी है तुम लोग का। चलिए हो गया, हटाऊं? फोटो खींचते, ठीक। ये मैंने कंपनीज लिखा है ना, कुछ लोग मैक्सिमम 20 कोर्स कंपनीज है। क्या है? कंपनीज। तुम पानी पी रहे हो, गंगा जल पी रहे हो तुम? ये ऐसे एक एक बूंद पानी तुम छोड़, पानी है अपने भाई, इतना भी गरीब नहीं हुआ हूं, जाकर ले लो पानी। बेचारा एक एक बूंद ऐसे टपका रहा है एकदम। एक्चुअली क्या होता है, जब तुम लोग को पढ़ने का मन नहीं करता, तुम कुछ भी करते हो, फिर पानी को देख के तुम ही कुछ रिलैक्स करो, है? चलिए हटाओ, चलो इधर देखो, इधर देखो। अच्छा एक बात बताइए, मुझे लगता है मैंने कहां तक पढ़ा दिया? सेक्शन 8 वाला पढ़ाई दिया। उसके बाद पब्लिक कंपनी और प्राइवेट है, पर होल्डिंग और सब्सिडरी है पब्लिक के लिए, उसके लिए कितना एग्जैक्टली? 10 ही है ना? नॉर्मल लिमिट क्या है? 20 है। तो सब कुछ पढ़ा दिया। अच्छा एक बात बताइए, कोई कंपनी अपने यहाँ SR पास करके, जो शेयर होल्डर है क्या पास करके? SR, क्या वो एक एडिशनल कंडीशन लगा सकते हैं कि नहीं नहीं 20 कंपनी वाला डायरेक्टर नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि तो 20 जगह उसका दिमाग जाता रहेगा। तो हमारे यहाँ तो वही लोग होंगे जो मैक्सिमम 5 कंपनी में डायरेक्टर होंगे, क्या वो जिससे उनका फोकस रहे, नहीं समझे आप?
देखिए बहुत बार क्या होता है, इधर देखिए, बहुत बार मैं बताता हूँ तुम लोग के मेंटालिटी से, बहुत बार कोई बहुत सुंदर हो ना तो भी लोग उससे दोस्ती नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते मालूम है? उसको लगता है ये तो मेरे से दोस्ती नहीं करेगी, एटीट्यूड होगा इसके अंदर। लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? अरे नहीं सोचते हैं। तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने मंगल ग्रह का कोई बात कह दिया हो। जी ऐसे होता है, जैसे कोई बहुत अमीर दिखे, जैसे मैंने मालूम चला यहाँ गाड़ी में भी अपने इंस्टीट्यूट के नीचे कोई मर्सिडीज कार लगे और उससे कोई उतरे, और उतरा गोलू है, लेकिन फिर भी हम अपने स्टूडेंट सब क्या समझने लगे, काफी अमीर, काफी। और होगा क्या जानते हो, अल्टीमेटली हो सकता है कि उसको कोई दोस्त ना बने। हाँ ऐसा होता है बहुत बार जी। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी बहुत ज्यादा भी आपको हीरो नहीं बनना चाहिए, दोस्त नहीं बनते हैं फिर। बहुत ज्यादा सुंदर भी नहीं, अगर आप सुंदर हैं तो खराब कर लीजिए अपने आप, तो देखिए आपके दोस्त बनेंगे। यही यहाँ पे है, क्योंकि फोकस भी करता है। क्या भी करता है? फोकस। उसको क्या लगता है, अरे इसको तो चाहने वाले 100 लोग होंगे, इससे दोस्ती करेंगे तो हम मेन फोकस में नहीं रहेंगे। तो लोग अपने बराबर में ढूंढते हैं जिससे कि हम उसके किस में रहें, फोकस में रहें, मेन फोकस। अच्छा सबका मेन नहीं बनना चाहता है, भले अपने पास 17 दोस्त रखे, लेकिन सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो उसको नंबर 1 पर रखे, प्रायोरिटी ना। यही सब तो वर्ड हमें पता करना था। और भी कोई वर्ड वो क्या बोलता है, बिफोर एनी वन एल्स, क्या बोलता है? BAE एक होता है ना क्या? नहीं BAE नहीं, समझ में, BAE का मतलब क्या होता है? ये मेरा BAE है, बिफोर एनी वन एल्स ही है ना। हाँ BAE करते हैं ना। तो सुनो, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपका BAE बने तो आप चाहोगे कि उसके ज्यादा दोस्त ना हो। तो ऐसे ही यहाँ पे है। तो क्या कोई कंपनी SR पास करके अपने यहाँ आर्टिकल में लिख सकती है कि हम उसी को डायरेक्टर बनाएंगे जो मैक्सिमम 5 कंपनी में डायरेक्टर होगा? बोलो, या 6 कंपनी में डायरेक्टर होगा? 20 वाला को हम नहीं भाई, 20 वाले में हम कुछ बोलेंगे नहीं सुनेगा, उधर सुनेगा, इधर सुनेगा, उधर भाग जाएगा, उधर भाग जाएगा। तो यहां साफ साफ लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा है, कंपनी में बाय पासिंग SR लेसर नंबर ऑफ कंपनी इन विच अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी में एक्ट एज अ डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट डाल सकती है। और ये अच्छा भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर इंसान को इज्जत चाहिए, हर कंपनी को इज्जत चाहिए, है कि नहीं? आप नॉर्मल में गिनती करेंगे किसी को पसंद नहीं आएगा। हम सबके लिए स्पेशल बनना चाहते हैं। आइए हेडिंग बोलो। देखो अनलिस्टेड की कहानी खत्म हो गई, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? लिस्टेड। तो लिस्टेड के लिए अलग चार्ट है, अनलिस्टेड के लिए भी चार्ट दिया ना तुम लोग को, वो चार्ट देख के समझ जाओगे ना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इधर आओ, क्या लिखा हुआ है? हाँ सारा का सारा बैकग्राउंड चेक हो गया, पेज वेज चेक हो गया कि ये चार्ट बुक में नहीं है। उसके बाद ना तलवार को क्या किया जा रहा है? शार्प किया जा रहा है कि बस म्यान से निकालो और शुरू। पहले समझ लीजिए भाई, उसके बाद आइए क्या लिखा हुआ है, पढ़ो बोले हेडिंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इन लिस्टेड। लिस्टेड में 20 भी नहीं चलता है। अरे लिस्टेड कंपनी बड़ी कंपनीज होती है ना, बड़ी कंपनीज में तो बहुत टाइम डिवोट करना पड़ेगा आपको। तो सुनिए, याद रखना, मैक्सिमम एक समय में आप लिस्टेड एंटिटीज में कितने हो सकते हैं? 7। अच्छा 7 लिस्टेड एंटिटी, सुनो इधर देखो, इधर देखो, 7 लिस्टेड एंटिटी और 13 अनलिस्टेड, चलेगा? चलेगा ना? अरे 20 तो है ही। 7 लिस्टेड और 13 अनलिस्टेड। तो अनलिस्टेड में याद रखना पब्लिक ना हो, पब्लिक हुई तो 10 ही। नहीं समझ में आए लोग को? वो 10 भी नहीं होगा, क्योंकि लिस्टेड भी तो पब्लिक में गिन लेगा। हाँ मैं रुको बताता हूँ। ऐसे इधर देखो, अगर मैं कंपनी लॉ प्लस सेबी लोडर जोड़, सेबी लोडर है ना ये जो पढ़ा रहा हूँ, आइए इधर देखिए, इधर देखो शांति से, इधर देखो। मैं ये कह रहा हूँ मैं 7 लिस्टेड कंपनी में हूँ। लिस्टेड हमेशा क्या होती है? पब्लिक। तो इसका मतलब पब्लिक तुम्हारा कितना बचा? 3 ही बचा ना। तो 3 अनलिस्टेड पब्लिक, 3 अनलिस्टेड पब्लिक, 7 3 10 10 प्राइवेट। प्राइवेट मतलब प्योरली प्राइवेट, चलेगा? बोलो। तो ये कहानी है, समझ में आ गया आपको? ठीक है जी। अच्छा ऐसे कहूं तो 20 लिस्टेड नहीं, अच्छा 10 लिस्टेड हो जाएगा। 10 लिस्टेड, लिस्टेड सिर्फ 7। ठीक है जी। अच्छा इधर देखो, अरे क्या लिखा हुआ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो कुछ ज्यादा ही अच्छा पोस्ट है नहीं? अच्छा ये जो मैं बोल रहा हूँ 7 लिस्टेड एंटिटीज का मतलब आप NED हैं। क्या है? NED। ID बनेंगे, ID पे तो ID को तो बहुत इज्जत दिया जाता है। तो बोला ID में 2 बातें हैं। अगर आप ऑलरेडी देखो ये क्या लिखा है, हर जगह आप क्या थे? सिर्फ NED। इसका मतलब आप कहीं ED नहीं थे, इसका मतलब टाइम ही टाइम है आपके पास। अरे NED क्या होता है? साल में बोर्ड मीटिंग अटेंड करने तो जाता है सिर्फ, तो टाइम ही टाइम है, तो कोई बात नहीं है। आप 7 के साथ में क्या बन जाओ? इंडिपेंडेंट।
हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम कहीं क्या हो, एमडी या होल टाइम डायरेक्टर हो, इसका मतलब तुम कहीं पर क्या हो, ईडी हो। तो ईडी हो तो तुम दिन भर तो वहीं रहते होगे, तो टाइम कहाँ बचा? संडे संडे टाइम बचा है। ऊपर से आप लिस्टेड एंटिटीज के अंदर संडे भी कहाँ टाइम मिलता है? तो कहा फिर 7 नहीं 3। कितना? 3। ये बात समझ में आ रहा है? कहो सर बहुत होच पोच हो रहा है, कितना 7 3 3 10 10। ये आराम है, आराम ही है ना। चलो इधर बताओ, तो इधर देखो, अब मैं इधर देखो, इधर देखो, सीधे बच्ची बैठी हुई, हाँ जी छपाई प्रोसेस में लगी हुई एकदम। हाँ नाम बताओ, हैं छपाई कुमारी, क्या नाम है? वैष्णवी। बैठ जाओ वैष्णवी, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। वैष्णवी, वैष्णवी के नाम से ज्यादातर स्वीट्स देखा है मैंने, मिठाई का दुकान बहुत ज्यादा रहता है। वैष्णवी है ना? वैष्णवी सुनो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे, जानती हो क्या है ये? होल टाइम डायरेक्टर। रिलायंस तो लिस्टेड है। अब बताओ कि और कहां कहां ये डायरेक्टर हो सकती है? नहीं ऐसे नहीं है, सुनिए आरआईएल में होल टाइम डायरेक्टर है ना। ये तुम्हारी हो गई लिस्टेड वाली में, लिस्टेड वाले में एक गिनती में आ गया तो बचा 6। अच्छा यहाँ पे होल टाइम डायरेक्टर है तो बाकी 6 क्या बचा तुम्हारा अभी लिस्टेड का। लेकिन तुमको याद होगा क्योंकि एक जगह होल टाइम डायरेक्टर है तो इस 6 में से 3 में ये आईडी बन रही है, चलेगा? और बाकी 3 में कुछ भी बन सकता, एनईडी बनना पड़ेगा इसको। अरे ईडी तो एक ही, होल टाइम डायरेक्टर तो एक जगह है ही। अब तो जहां भी बनेगी क्या बनेगी? एनईडी बनेगी। नहीं समझ में आ गया लोग? कैसे कैसे हुआ बताओ? इसमें तुम्हारा सारा कंडीशन सेटिस्फाइड है, बोलो तो कैसे कैसे सेटिस्फाइड है? आप बताइए टोटल कितने कंपनी में आप अभी डायरेक्टर हैं? 7, लिस्टेड 7 है। दिखाओ दिखाओ 7 है कि नहीं? 7 पहले देखो कैसे 7 है। 3 3 6 1 7, नहीं 7 में तो है ना, ये भी तो लिस्टेड है। आरआईएल क्या है? लिस्टेड है। तो देखो 7 हो गया, 3 3 6 1 7। अब बताओ क्या क्या रूल है? तुम बोलते जाओ, मैं मैच कराता चलता हूं, बोलो। बोलो। अरे उसमें पूछने आया था कि बच्चों को छुट्टी में घर जाने देना, मैंने कहा तो बच्चों को छुट्टी में घर जाने देना। बोलो। और दूसरा रूल क्या था? सर अगर आप कहीं एमडी उमडी हैं लिस्टेड में तो फिर आप सिर्फ 3 में क्या बन सकते हैं? आईडी। मैं 3 में ही आईडी बना कर रखूं। अच्छा और क्या था? बाकी 3 में तो आपको क्या बनना पड़ेगा? एनईडी। अच्छा रुक जाओ, तो इधर हो गया 7, बच गए 13, बच गए 13 तो 13 में ऐसे होगा तुम्हारा 6 3 नहीं 7 है ना, 3 में पब्लिक में अब चले जाओ तो पब्लिक के लिए 10 ही हो गया ना। 3 इधर से 7 इधर से। लिस्टेड हमेशा क्या होती है? पब्लिक। लिस्टेड हमेशा पब्लिक होती है ना। आप बाकी 10 में प्राइवेट में चले जाओ, प्योरली प्राइवेट। ये समझ में आ गया कैसे कैसे किया मैंने? क्लियर है? नहीं समझ में आया? दोबारा तो पूरा फिर से बताना पड़ेगा। मैं फिर से बताता हूं। तुम्हारा एग्जाम्पल है तो क्या नाम है? इसका नाम है खुशबू। लास्ट में हंसी ना, खुशबू। चलो तो खुशबू नाम है। अब खुशबू बनना चाहती है क्या क्या? बोलो तुम क्या क्या बनना चाहती हो? लिस्टेड में। अच्छा पूरा ही जितना भी लिखा मैंने सबका एग्जाम्पल चाहिए? नहीं मैं सबका एग्जाम्पल देके छोड़ूंगा। आइए सबसे पहले मैं लिखूं एल का मतलब लिस्टेड। लिस्टेड में मान लीजिए यहां पर ये है एमडी, तो भाई अब तो ये गड़बड़ कर दी। एक एमडी होते ही अब तो, अब आइए बाकी 3 लिस्टेड कंपनी में ये बन गई आईडी, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। बाकी 3 और लिस्टेड कंपनी में ये चूंकि 7 ही ज्यादा तक होगा एनईडी, एकदम सही है, लिस्टेड के हिसाब से सही चल रहा है। अब आ जाओ तुम किधर? कंपनीज एक्ट में। सिविल ऑर्डर तो खत्म, सिविल ऑर्डर तो लिस्टेड तक ही बात करता है। टोटल कितने हो गए? टोटल लिस्टेड कितने हो गए? टोटल लिस्टेड यहां से निकल गया 7, और लिस्टेड हमेशा क्या मानी जाती है? पब्लिक। टोटल लिस्टेड पब्लिक क्या हो गई? 7। अब हमारे पास टोटल कितना था भाई? 20 था। 20 था ना टोटल। 20 में से 7 गया, 13 कंपनीज एक्ट में आया। 13 में से जो तुम्हारी अनलिस्टेड पब्लिक है, क्या है? अनलिस्टेड पब्लिक है ना, वो हो गया तुम्हारा। इधर पब्लिक गिना गया तो इधर 3 ही बचा, 3। तो पब्लिक का कोटा खत्म, पब्लिक कोटा खत्म ना।
अच्छा, इसमें से पब्लिक लोग है या वो प्राइवेट भी जो होल्डिंग सब्सिडरी है पब्लिक की, वो भी? बचा कौन अब? प्योरली प्राइवेट कंपनी। तो 13 में से 10 खत्म, 10 खत्म, तो बचा कितना? 10। तो 10 मिल जाएगा इसको। और ये हर जगह एनईडी रहेगा, याद रखना तुम। अरे ईडी तो एक ही जगह रहेगा। उतारना है क्या? तो उतार डालो। क्या कौन पहले बोला? अच्छा एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल उतार तो लो पहले। ये हो गई मिसेस खुशबू, नहीं मिस खुशबू। मिसेस बनने में तो इसको टाइम होगा अभी। बच्चा सब शर्मा जाता है, छोटा छोटा बच्चा सब। नहीं, हम लोग लीजेंड्स हैं, हम लोग तो शर्माते ही नहीं। कोई कुछ भी बोले, है ना। मेरे से पूछता और शादी वादी कब होगी, हम कह देखते हैं, तुम बताओ, खोज के लाओ। बस सामने वाला चुप हो जाता है। कोई तुम्हें चिढ़ाए ना तो खुद चिढ़ जाया करो। जैसे कोई बोला और कितना दिन हो गया नहाए बेगम, वो 4-5 साल हो गया है, सोच रहा हूँ तुम्हारे बाथरूम में नहा लूं। अच्छा ऐसा होता है ना। बचपन में मुझे यही सिखाया गया था, कोई चिढ़ाता था ना तो मैं रोते रोते घर जाता था। तो मेरे घर वाले मुझे समझाते थे तुम चिढ़ते क्यों हो, चिढ़ोगे तो चिढ़ाएंगे, तो चिढ़ना बंद कर दो। उसके बाद तो मैं उल्टा परेशान कर देता हूँ सब। ये हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को? आ रहा तो ठीक है, बाकी लिखा हुआ तो घटिया ही है। अच्छा अब आदत हो गई है। अभी जीएसटी से पहले एक ब्रेक मिलेगा, चिंता मत करो। तो छुट्टी क्या, जीएसटी खत्म होने के बाद ही ना। देखो ऐसे ऐसे दिन तो आने ही थे। पंद्रह मिनट का ब्रेक है बस, अब खत्म। तो अब मुझे क्या पता, जीएसटी जितना प्यार मेरे से चाहेगा उतना दूंगा उसको। ठीक है, हाँ वो क्या खोज रही है वहां पे? खजूर? कौन खजूर? वैसे हाँ खजूर लटका हुआ वहां पे, क्या बोलो? बोलो कि क्या हैंडराइटिंग क्या चाह रही है, बोलो। हो गया? अच्छा चलिए हटाऊं। सारा बच्चा करा वो चार्ट दिखाइए, ये वाला सबसे जरूरी है। तीन घंटे क्लास में 30 बार तो फोटो खींच लेते हो तुम लोग अपना, है? अच्छा चार्ट का फोटो खींच लो। मेरा अगर कोई बच्चा पेट के साथ फोटो खींचा तो वो ऑफेंस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एनकेजे एक्ट के अंदर, और 6 महीने की जेल, है ना। यार फोटो अच्छा लगाया करो, फोटो खींचते तो अच्छा। कोई बच्चा अच्छा फोटो खींचता है तो मैं स्टेटस पे भी लगाता हूँ, और घटिया फोटो खींचोगे तो थोड़ी लगाऊंगा। सिंपल सा मतलब है। आदमी कितना भी बुरा लगे पर अपना फोटो तो अच्छा ही चाहता है। हाँ इधर से फोटो खींचोगे तो घटिया आता है, सामने से खींचोगे तो अच्छा आता है। कल मैंने एक फोटो खींचा था कार के साथ चिपक के, वही लगना था। ऐसी ऐसी हरकतें करता रहता हूं मैं। दिल तो बच्चा ही है ना, और हमेशा होना भी चाहिए। देखते हो ना हैशटैग क्या क्या लगाता हूं मैं। एक दिन एक फोटो लगाया, उसमें गाना मैंने लगा दिया, एक कहानी सुनाऊं, मुझे प्यार हुआ, मुझे प्यार हुआ, है ना। मैंने ये सोच के लगाया कि ट्रेंडिंग है। जो कमेंट आया उसके बाद बच्चा सब पर्सनलाइज कमेंट कर रहा, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ है? मैंने कहा इसी फोटो में हुआ है। अरे भाई जो ट्रेंडिंग म्यूजिक है वही तो यूज करूंगा, तो तुम लोग मेरे लाइफ से जोड़ देते हो। अब एक गाना लगाऊंगा, भूत हूं मैं। चलिए हटाओ, हो गया, खत्म हो गया कि बचा हुआ? देखो नहीं कुछ तो होगा, इतना जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? हटा रहा हूं। अभी ब्रेक में करोगे क्या तुम लोग?
सर हम भागेंगे, बैग लेके भागेंगे। कुछ लोगों के चेहरे को देख के लग रहा है मुझे ये भागने पर है ना। अभी रुको, इसको मैं बताता हूं। अभी तुम लोग का भी रील बनाऊंगा मैं भागते हुए, है ना। चलिए हटाऊं, चलो देखते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ लें। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा यह लिस्टेड एंटिटी किसको समझोगे? ऐसी कंपनी को जो डिबेंचर का लिस्टिंग कराया हुआ है या शेयर्स का लिस्टिंग? कहां लिखा हुआ है चीज? अच्छा शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स का लिस्टिंग कराया हुआ। याद रखना लिस्टेड वही माने जाएंगे जो इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग कराए होंगे। अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स का कराए हैं तो नहीं, डिबेंचर का कराए हैं तो नहीं, बॉन्ड का कराए हैं तो नहीं। याद रखना लिस्टेड वही काउंट होगा जो क्या है बताओ? इक्विटी शेयर जिन्होंने लिस्ट कराए हैं। अगर अदर सिक्योरिटीज को आपने लिस्ट कराया है तो वो लिस्टेड माना नहीं जाएगा, फिर वो नॉर्मल पब्लिक कंपनी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? नॉर्मल पब्लिक कंपनी। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया KHATAM खत्म, है ना। वाह कितना खुश हो रहा है सब ना, ताली वाली बजा रहा है कि खत्म हुआ किसी तरीके से। चलिए ब्रेक का टाइम 15 मिनट का, उसके बाद हम शुरू करेंगे GST।